Guys, welcome back to my YouTube channel और this is the part 2 of chapter number 1 लाइफ स्पैन perspective। इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुकी हूँ जो कि एक लाइफ स्पैन perspective का लॉन्ग मैंने कवर करवाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अब ताकि आप अपडेट रहें मेरी अपकमिंग वीडियो से। सो हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है तो मतलब ये पूरा टॉपिक शॉर्ट के लिए। सो वी आर गोइंग टू गिव इट एन ओवरव्यू। सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ये है कि चेंजेस इन एन इंडिविजुअल फिजिकल नेचर। सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर वो होते हैं जो कि इंडिविजुअल के फिजिकल नेचर को चेंज करते हैं। और फिजिकल नेचर के अंदर आपके पास ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगी: जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ब्रेन डेवलपमेंट, हाइट एंड वेट गेन्स, चेंजेस इन मोटर स्किल्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस, हार्मोनल चेंज ऑफ प्यूबर्टी एंड कार्डियोवास्कुलर डिक्लाइंस। आपने ये पॉइंट्स में बनाकर लिख देना है। फिर उसके बाद आपने ये लिखना है कि टेक्निक्स टू मेजर द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ MRI, ECG और EEG। आपने ये सारे प्रोसेस भी लिख देना है साथ एडिशन में। फिर आप कहेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस। इनके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के अंदर चेंजेस हो रहे थे उनके थॉट प्रोसेसेस में, उनकी इंटेलिजेंस में और उनके लैंग्वेज में। जिससे मैं कॉग्निटिव पे आपको पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे चुकी हूँ। ये भी कॉग्निटिव का एक आप शॉर्ट व्यू समझिए। सो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसकी एग्जांपल है, हम सबसे पहले देख लेते हैं थॉट से रिलेटेड। सो थॉट हम ये कर लेते कि मैं एक मूवी स्टार बन गई, तो इमेजिन अ थॉट दैट इट वुड बी अ मूवी स्टार। तो ये आ जाएगा एग्जांपल में थॉट की। फिर अगर इंटेलिजेंस की देखें तो मेमोराइजिंग अ पोइम, और लैंग्वेज की देखें तो आप ये देख सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट लर्निंग अ पुटिंग टुगेदर अ टू वर्ड सेंटेंस। ये आ जाएगी लैंग्वेज के अंदर। अगर हम देखें अब सोशो इमोशनल प्रोसेसेस की, सोशो इमोशनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व द चेंजेस इन द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू ये सोशल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस एंड पर्सनैलिटी। फीलिंग सैड आफ्टर फेलियर, इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इमोशनल प्रोसेसेस के अंदर आएगी। फिर ये है कि आपके अंदर जो है वो अग्रेसिव आया अटैक, एक प्लेमेट के साथ एक बच्चे ने, टोडलर ने अपने प्लेमेट पे अटैक किया ड्यू टू एग्रेशन। इट विल ऑल, ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अफेक्शनेशन आ सकती है इसके अंदर एग्जांपल के अंदर। ये देखें एल्डरी कपल, अफेक्शन ऑफ एन एल्डरी कपल। फिर ये आ जाएगी सोशल इमोशनल प्रोसेसेस में। अब इनका जो है ये कनेक्शन है, और कनेक्शन ये दो टर्म्स एक्सप्लेन करती है। डेवलपमेंटल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, मतलब जो डेवलपमेंट है वो कॉग्निशन पे बेस करती है, और प्रोसेस जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे होती है, और जो है ब्रेन से भी रिलेटेड है। सो डेवलपमेंटल सोशो न्यूरोसाइंस, जो डेवलपमेंट है उसका कनेक्शन सोशो इमोशनल प्रोसेसेस से भी होता है और ब्रेन के साथ भी होता है। अब आ जाता है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। अब पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के लिए अंदर जो है ना, आपने ये डायग्राम जो है बस इस पर फोकस रखना है। अब यहाँ पे आता है प्री नेटल पीरियड, ये स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। इसके बाद आता है इन्फेंसी। ये सारी आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करनी है, और ये स्टेजेस है, आपने इसको ओवरलैप नहीं करना या आगे पीछे नहीं करना। फिर इन्फेंसी बर्थ टू 18 to 24 मंथ विच इज़ राउंड अबाउट टू 1.5 ईयर्स। फिर अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है 3.5 ईयर्स। ठीक है, फिर आता है मिडिल एंड लेट अडल्टहुड विच इज़ 6 से स्टार्ट होता है और 10 से लेकर 11 ईयर्स तक ये हो जाता है। फिर एडोलसेंस आता है 11 से लेकर 12 ईयर्स तक टू 18 से लेकर 21 ईयर्स तक। फिर अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है 20s एंड 30s इंक्लूड होता है, और मिडिल अडल्टहुड में 40s एंड 50, और लेट अडल्टहुड में 60 टू डेथ, 60 से 70 तक स्टार्ट होता है, टिल डेथ जाता है। अब यहाँ पे हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्री नेटल डेवलपमेंट में हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो एट द रेट ऑफ फास्टेस्ट रेट हो रही होती है, डेवलपमेंट कॉग्निशन एंड प्लस फिजिकल डेवलपमेंट। अब इन्फेंसी के अंदर हमारी अगेन डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत फास्ट हो रही होती है, और हम लोग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड देयर इज़ अ ट्रांजिशन स्टेज विच इज़ नोन एज टॉडलर बिटवीन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो चाइल्ड जो है वो सेल्फ सफिशेंट बन जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है, अपना एमनिज़म शो करता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है अपना पर्सपेक्टिव जानना और अपने पर्सपेक्टिव को ही ठीक मानना। आपको पता है ना, बच्चे जो कहते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ठीक है तो हमारा ही ठीक है। फिर आ जाता है एमनिज़म। एमनिज़म का मतलब होता है कि जो इनएनिमेट
वेट जो थिंग्स हैं वो मूव कर रही है, ये इन एमनिज्म होता है, तो ये भी बच्चों के अंदर होता है करेक्टरिस्टिक। फिर मिडिल एंड लेट अडल्टहुड आता है, ये होती है एलिमेंट्री स्कूल ईयर से लेके एंड यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी स्किल्स को मास्टर करना चाहता है। एडोलसेंस के अंदर द चाइल्ड wants to be socialize और different relationship बनाना चाह रहा है। It may be in the form of friends, it may be in the form of romantic relationships, it may be in the form of so many things। ठीक है, एडोलसेंस के अंदर there is a rush of hormones। ठीक है, हार्मोनल लेवल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं एडोलसेंस के अंदर। ठीक है, जो कि 18 ईयर्स तक या 21 ईयर्स तक एंड होते हैं। फिर अर्ली अडल्टहुड, यहाँ पे आपका जो कैरियर होता है ना वो एक स्पेसिफिक, आप तब तक अपनी कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं और आप अपने कैरियर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मिडिल अडल्टहुड के अंदर क्या होता है कि आप जैसे आपके अभी जो पेरेंट्स हैं वो इस एज पे फॉल करते होंगे, इस एज पे या इस एज पे, मोस्ट प्रॉब्ली इस एज पे फॉल करते होंगे मिडिल अडल्टहुड में। सो वो जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो आगे से कामयाब बने, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपने कैरियर के अंदर ऑलरेडी फोकस्ड होते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वो मेच्योर होते हैं, मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं, सेटिस्फैक्शन होते हैं अपने करियर से। अगर हम लेट अडल्टहुड की बात करें तो ये आते हैं ओल्ड पीपल, दे आर वाइज वंस, दे आर द मोस्ट वाइज वंस अमंगस द होल कम्युनिटी, अमंगस द होल सोसाइटी, बिकॉज दे हैव गेट मोर एक्सपीरियंस। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ होता है। ठीक है, उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ होता है, तो वो चाहते हैं कि उनके जो उनसे जो अबव एज वाले हैं, जो उनसे छोटे हैं, वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें और उनसे एक्सपीरियंस लें। ठीक है ना, तो ये उनका सारा होता है पर्सपेक्टिव। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है शॉर्ट के लिहाज से भी, कि 3 डेवलपमेंटल पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल एजिंग होता है, फिर पैथोलॉजिकल एजिंग होता है, फिर होता है सक्सेसफुल एजिंग। अब आपको पता है एजिंग एक प्रोसेस है जो कि हर इंडिविजुअल, जो लिविंग इंडिविजुअल है, वो इससे गुजरता है। एजिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी एज बढ़ रही होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स, अब हम नॉर्मली देखें तो ग्राफ इसी तरह ही जाता है, किसी का ऐसा तो नहीं जाता ऊपर जाता है कि पहले वो सुस्त होता है फिर जवानी में बड़ा ऊपर चले जाता है, नहीं, ग्राफ इसी तरह, ग्राफ की स्कोप इसी तरह जाती है, नॉर्मल एजिंग के अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अर्ली जो मिडिल एज आ गई, फिर ये एज आ गई, फिर ये एज आ गई, आपकी फ़िज़िकल के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है, लेकिन जो देयर इज़ अ डिक्लाइन कम्स, एक्शंस में, एक्टिविटीज़ में आपका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है विद एज। पैथोलॉजिकल एजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको एजिंग के दरमियान कोई डिजीज़ आ गई, यहाँ पे अल्जाइमर लेकर यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ आ सकते हैं। अल्जाइमर जो नर्वस जो है वो डिसऑर्डर होता है, सो एपिलेप्सी या बहुत सारी इस तरह के डिजीज़ आ सकती है जो कि आपकी कॉग्निटिव प्लस फिज़िकल डेवलपमेंट को इससे भी ज़्यादा डिक्लाइन कर, जैसे ये स्लोप यहाँ पे है ना, तो अगर हम वो देखें तो वो स्लोप इससे भी नीचे जाएगा। ठीक है, इससे भी नीचे, और यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये पैथोलॉजिकल का स्लोप है। अब जो होता है ना सक्सेसफुल एजिंग का जो स्लोप है वो इससे ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल्स इस लाइन में होते हैं फॉल, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो उनकी फ़िज़िकल और कॉग्निशन जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी हुई होती है और बहुत आराम से वो अपने एजिंग की जो एरिया है उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी एज को एक्सपीरियंस भी होता है उनके पास। उनके अंदर भी ऐसा नहीं होता है सक्सेसफुल एजिंग में डिक्लाइन नहीं आता, देयर कम्स अ डिक्लाइन कम्स इन एनी इंडिविजुअल एंड एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू एंड हैव टू मस्ट फॉलो डिक्लाइन। सो यहाँ पे जो है ना वो डिक्लाइन थोड़ा लेट आता है, लेकिन दे आर बेटर वंस देन दैट ऑफ पैथोलॉजिकल एंड नॉर्मल एजिंग। ठीक है, इसका ये मतलब है। अगर हम इनके बाद देखें तो हमारे पास आता है डेवलपमेंटल इश्यूज़। सो डेवलपमेंटल इश्यूज़ में हमारे पास क्या आ जाते हैं कि किस तरह जो डेवलपमेंट है वो इश्यूज़ उसके अंदर फेस होते हैं और कौन कौन से फैक्टर है जो डेवलपमेंट में हमारे इशू लाते हैं। सबसे पहले आता है नेचर एंड नर्चर, फिर आता है हमारे पास यहाँ स्टेबिलिटी एंड चेंज, और फिर आता है कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले नेचर एंड नर्चर डिस्कस करना है। अब आप जो है वो सबसे पहले आपको ये टर्म बतानी चाहिए कि व्हाट इज़ नेचर एंड व्हाट इज़ नर्चर। नर्चर इज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड नेचर इज़ रिलेटेड टू योर इंटरनल या बॉडीली या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, या इंटरनल इनहेरिटेज, बायोलॉजिकल इनहेरिटेज भी हम इनको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड नर्चर इज़ इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस। अब आपको पता है कि आपकी डेवलपमेंट नेचर से, मतलब
जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनसे कितनी ज़्यादा डेवलप होती है, उन्हीं से तो सारी डेवलप होती है एज अ रिज़ल्ट। यहाँ पे जो ये लोग मानते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस पे एम्फेसाइज करती हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हमारे नेचर से रिलेटेड है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह फूल उगता है और फूल उग के मुरझा जाता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसी तरह हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारा भी इसी तरह होता है कि हम भी डेवलपमेंट हमारी हो रही होती है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो सीवियर फैक्टर्स होती है वो हमें ड्राई कर देते हैं, वो हम उनकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे यही है कि एवोल्यूशनरी और जेनेटिक फाउंडेशन प्रोड्यूसेस कॉमनैलिटीज़ इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये है कि आपने कुछ टास्क जो है ये याद करने हैं, ये एज इट इज़ होंगे याद, आप लोगों ने करने हैं। और नर्चर के अंदर आपके पास आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आपके पास ये सारे आ जाएंगे, जो सोशियो इन्वायरमेंटल आ जाएंगे, मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फैमिलीज़ वगैरह, कल्चर्स वगैरह, सारा कुछ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसका मतलब है एपिजेनिक। एपिजेनिक ओके, मुझे फोकस करना, एपिजेनिक व्यू। अब एपिजेनिक व्यू क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो इट इज़ बाई डायरेक्शनल एंड इंटरचेंज। ये कहती है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इंटरचेंजेबल है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। कि ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट कुछ इंडिविजुअल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही जा रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बल्कि नहीं। एपिजेनिक एक ऐसा व्यू है कि इसके अंदर हमारे पास कभी डेवलपमेंट बायोलॉजिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बायोलॉजिकली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, कभी कभी इन्वायरमेंटली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक फैक्टर इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ करेगा। सो स्टेबिलिटी एंड चेंज। अब यहाँ पे आता है कि इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन अराइज किया हुआ है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो कि अर्ली एज में शाय था और बाद में वो बड़ा इंटरेक्टिव बन गया। अब ये अंडर आता है केस स्टेबिलिटी एंड चेंज का। स्टेबल का मतलब होता है कि आप थ्रू आउट स्टेबल है, देयर इज़ अ स्लो विच इज़ स्टेबल, यहाँ पे कोई भी आपको चेंज ना नजर आए। और चेंज का मतलब होता है देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर कॉजिंग सम चेंज, ठीक है। अब ये देखिए, स्टेबिलिटी is the result of heredity and possibly early experiences in life. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि जो बच्चा है वो एक सो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी का बताया गया है कि स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हेरिडिटी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और अर्ली एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करती हैं स्टेबिलिटी में। सो इसके बाद आ जाता है कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो चेंज है। सो चेंज इस तरह हो रही है क्योंकि डेवलपमेंट है ही जो प्लास्टिसिटी का नाम है। इनमें से दोनों जो फैक्टर है वो गलत नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबल फैक्टर्स हैं। यहाँ पे नेचर नर्चर भी, स्टेबिलिटी और चेंज भी। अब अगर स्टेबिलिटी के अंदर हम एग्जांपल दें तो आफ्टर सम टाइम पीरियड द जो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स है वो स्टेबल हो जाती है, राइट। और यहाँ पे ये दे देंगे कि चेंज के अंदर कि हमारी हाइट देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस चेंज। हम बचपन में ऐसे करके हमारी हाइट का स्लोप हो जाता है, फिर एक स्टे रहती है, फिर कॉन्स्टेंट, फिर नीचे डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है। सो इट विल कम अंडर द चेंज के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर आएगा। इमोशंस हमारे चेंज होते हैं एट द सेम टाइम। कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस चेंज, एंड डिसकॉन्टीन्यू का मतलब देयर इज समथिंग रिस्ट्रिक्शन, द slope is not continuous या is not working in a continuous or consistent way. अब यहाँ पे जो आता है कॉन्टीन्यूस के अंदर वो आते हैं नर्चर वाले। नर्चर वाले आपको पता है ना, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, और नेचर जो आपके इंटरनल वाले। अब नर्चर वाले ये कहते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस मोस्टली ग्रेजुअल होते हैं, स्लो होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। उन्होंने कॉन्टीन्यूटी के अंदर ये एग्जांपल दिया। अब आपको पता है ग्रोइंग अ टॉल ट्री फ्रॉम अ सिंगल सीड, ये एक नेचर का प्रोसेस है, सॉरी नर्चर का प्रोसेस है, इन्वायरमेंटल प्रोसेस है। सो इट विल कम अंडर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। और अगर हम चेंज को देखें तो यहाँ आ जाएगा नर्चर वाले लोग, ठीक है, जो नर्चर को बिलीव करते हैं, जो हेरिडिटी को पे बिलीव करते हैं, जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस पे बिलीव करते हैं। सो वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है ना, अगर हम कैटरपिलर की देखें तो कैटरपिलर की जो बटरफ्लाई की डेवलपमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट स्टेजेस से होती है। पहले वो बहुत अजीब सा सेल होता है, फिर वो बिल्कुल चेंज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, फिर वो इस स्टेज में पहुंचता है, फिर वो इस स्टेज में पहुंचता है। तो ये डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो जाती है, और प्रोडक्शन ऑफ पेपर भी इसके लिहाज से जो है वो आ जाता है डिसकॉन्टीन्यूस के अंदर,
ठीक है. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड इन द डिटेल अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है क्योंकि अगली वाली जो है ना वो काफ़ी लंबी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग के अंदर डिटेल वीडियो होगी. सो ये अभी तक जो है वो सारे कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है. अब यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग शुरू होंगे और हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ chapter number 1, lifespan perspective. If you find this video good, so please like, share and subscribe my YouTube channel, and if you have any query, so you can comment in the comment section. I will try to answer as soon as possible. Thank you for watching this video.